डिजिटलाइजेशन के ज़माने में जहां इंडिया एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, आपकी सभी ट्रांजैक्शंस को एआई मॉनिटर कर रहे हैं। 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट और सब रजिस्टर को ये निर्देश दिया, ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि यदि आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें 2 लाख से ज़्यादा का कैश का लेन देन हुआ है, तो आप उसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस मानते हुए इमीडिएटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इन सभी ऑफिसर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे। ऐसे में एक आम आदमी में हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि वो कितना कैश में लेन देन कर सकते हैं जिससे उन पर इनकम टैक्स का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है, कब आप पर इनकम टैक्स नोटिस इशू किए जा सकते हैं, कब आप पर 100% पेनल्टी एप्लीकेबल होगी और कब बैंक आपके ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा, और इन सब से आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट क्या है। कैश ट्रांजैक्शंस लिमिट सेक्शन 269 ST। सेक्शन 269 ST के हिसाब से कोई भी पर्सन 2 लाख से ज़्यादा की कैश पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता है इन द फॉलोइंग सिनेरियो इन एग्रीगेट फ्रॉम अ सिंगल पर्सन इन 1 डे। मान लो आपने किसी को अपना 2.5 लाख का माल बेचा और आप सेक्शन 269 ST से बचने के लिए अगर आप इस अमाउंट को बाइफिकेट कर देते हैं, मान लो आपने 2.5 लाख में से 1,80,000 पहले रिसीव कर लिए और 70,000 आप दूसरे दिन रिसीव कर रहे हैं, तो लॉ कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप 2 लाख से ज़्यादा की कैश पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते फॉर सिंगल ट्रांजैक्शन। आपकी ये सिंगल ट्रांजैक्शन है और आप इसमें 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते। आप अपनी सिंगल ट्रांजैक्शन को मल्टीपल ट्रांजैक्शन में ब्रेक कर रहे हैं, तब भी आप 269 ST का वायलेशन कर रहे हैं। थर्डली, यहाँ पर 269 ST में ये कहा गया है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू 1 इवेंट और 1 ओकेशन फ्रॉम अ पर्सन आप 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते। मान लो आपने किसी शादी में एक कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया और आपकी टोटल अमाउंट की पेमेंट है 5 लाख रुपीज़, और उस पेमेंट को आप एक दिन में ना लेकर आपने उसे टुकड़ों में ब्रेक करके अलग अलग दिन उस पेमेंट को रिसीव किया, तब भी आप सेक्शन 269 ST का वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ये पेमेंट जो आपने 5 लाख कैश में रिसीव की है, दैट इज रिलेटेड टू अ 1 इवेंट और 1 ओकेशन एंड फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। तो यहाँ भी सेक्शन 269 ST का वायलेशन हो रहा है। सेक्शन 269 SS prohibits any person from accepting a loan, deposit or specified sum of rupees 20,000 or more in cash। सेक्शन 269 SS के हिसाब से कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से लोन, डिपॉजिट या एनी अदर स्पेसिफाइड सम से यह हमारा मतलब है कि अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की है और उसके अगेंस्ट आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं
और वह यह लोन डिपॉजिट या एडवांस एक्सीड 20,000 इन कैश, तब आप 269 SS का वायलेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने अपने किसी फ्रेंड विनीत से 6,000 का लोन लिया, डिपॉजिट उसने 9,000 का लिया और उसने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडवांस लिया 7,000 रुपीज़ का। उस केस में इन तीनों सम को मिलाकर लोन, डिपॉजिट और एडवांस इज 22,000। तब यहाँ पर 269 SS का वायलेशन किया जा रहा है क्योंकि राहुल ने 20,000 से ज़्यादा कैश में रिसीव किया। सेक्शन 269T prohibits any person for repaying the loan, deposit or specified sum of rupees 20,000 or more. सेक्शन 269T के हिसाब से यदि आपने किसी से भी लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम रिसीव किया है और आप उसकी पेमेंट कैश में 20,000 से ज़्यादा कर रहे हैं, उस केस में भी आप सेक्शन 269T का वायलेशन करते हैं। सेक्शन 269T एंड सेक्शन 269 SS इन फॉलोइंग केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आप इन फॉलोइंग पार्टीज से लोन, डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम का लेन देन करते हैं तो उस केस में सेक्शन 269T और 269 SS एप्लीकेबल नहीं होगा और इसमें इंक्लूड किया गया है द गवर्नमेंट, एनी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, एनी कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविजनल एक्ट, एनी गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 670 of Company Act 1956, any other notified institution. Expenditure limit under section 40A subsection 3. एक सिंगल डे में एक सिंगल इंडिविजुअल को आप मैक्सिमम कैश पेमेंट 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते और यदि आप इससे ज़्यादा की कैश पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपके ये खर्चे इनकम टैक्स एक्ट में डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। फॉर पेमेंट रिलेटेड टू हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज, दिस लिमिट इज 35,000। सेक्शन 269ST, 269SS और 269T का वायलेशन करते हैं तब आप पर फॉलोइंग पेनाल्टीज एप्लीकेबल की जाएगी फॉर द नॉन कंप्लायंस। यदि आप सेक्शन 269ST का वायलेशन करते हुए 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव कर रहे हैं, उस केस में सेक्शन 271DA के हिसाब से आपने जितना भी अमाउंट, आप 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट अगर आप कैश में रिसीव करते हैं, मान लो आपने 2.5 लाख कैश में रिसीव किए हैं, उस केस में 2.5 लाख की पेनाल्टी आप पर एप्लीकेबल की जाएगी, यानी कि आपको 100% पेनाल्टी आप पर लीवेबल की जाएगी। और यदि आप सेक्शन 269 SS का वायलेशन करते हुए आप कोई भी लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम 20,000 से ज़्यादा रिसीव करते हैं तो सेक्शन 271D में आपको उतने ही अमाउंट से पेनल्टी एप्लीकेबल की जाएगी, यानी कि अगर आप 20,000 से ज़्यादा आपने 32,000 का लोन, डिपॉजिट या एडवांस रिसीव किया है इन कैश, आप 269 SS का वायलेशन कर रहे हैं तो 32,000 रुपये आपको एज ए पेनल्टी पे करना होगा। वहीं यदि आप 269T का वायलेशन करते हुए आप अपना कोई भी लोन, डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम की रीपेमेंट 20,000 से ज़्यादा कैश में कर रहे हैं तब आप पर सेक्शन 271E में 100% की पेनाल्टी लीवेबल की जाएगी। और यदि आप सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 का वायलेशन करते हुए एक दिन में यदि आप कोई भी खर्चा कर रहे हैं जिसमें आप 10,000 से ज़्यादा की कैश पेमेंट कर रहे हैं और इन केस ऑफ हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड कैरेज आप 35,000 से ज़्यादा की कैश में पेमेंट कर रहे हैं, उस केस में आपके ये खर्चे इनकम टैक्स एक्ट में डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस
जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस मानते हुए आप पर इनकम टैक्स स्क्रूटिनी तक की जा सकती है और इसकी रिपोर्टिंग किस तरह से इनकम टैक्स अथॉरिटीज तक पहुंचती है। अगर आपने अपने एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा करते हैं तो बैंक या पोस्ट ऑफिस उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। वहीं यदि आपके करंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी कैश की लेन देन 50 लाख से ज़्यादा है तो उसकी भी रिपोर्टिंग बैंक और पोस्ट ऑफिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल्स कैश में 1 लाख से ज़्यादा का कर रहे हैं या 10 लाख से ज़्यादा इन एनी अदर मोड कर रहे हैं तो बैंक उस केस में भी आपके ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगा। यदि आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज किया है और आपका उसमें आपका 30 लाख से ज़्यादा का कैश का इन्वॉल्वमेंट है तो उस केस में रजिस्टर और सब रजिस्टर उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड, एफडी और इंश्योरेंस का ट्रांजैक्शंस 10 लाख से ज़्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर कैश में भी की है तो उसकी भी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी और इन सभी ट्रांजैक्शंस को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस मानते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी स्क्रूटनी असेसमेंट कर सकता है। ऐसे में आप खुद को इन स्क्रूटनी से, इनकम टैक्स नोटिसेस और पेनल्टी से कैसे सेफ रख सकते हैं। अवॉइड डूइंग कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करें। आप अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको या तो अकाउंट पे ही चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनएफटी, बीएचआईएम, आईएमपीएस एंड यूपीआई से ही अपनी सभी ट्रांजैक्शंस को करने की कोशिश करें। आपके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस का प्रूफ रखें, चाहे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, आपकी रिसिप्ट्स हो, आपकी रिटन एग्रीमेंट्स हो। आप इस सभी ट्रांजैक्शंस का आप प्रूफ रखें। समय समय पर अपनी ट्रांजैक्शंस को आप रेगुलरली चेक करते रहें कि कहीं आपसे कोई भी इनकम टैक्स एक्ट के कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। इस तरह से आप अपने आप को काफ़ी हद तक इनकम टैक्स स्क्रूटनी, इनकम टैक्स नोटिसेस और पेनल्टीज और फाइन से सेफ रख सकते हैं। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।